So students, today we are solving numerical problems based on electric power and electric energy. Now the problem given is a frill of 20 identical bulbs, each of resistance R, provides illumination. तो यानी कि इसमें क्या है कि मान लीजिए ये एक बल्ब है, इस बल्ब की रेजिस्टेंस है R, तो इस तरह के 20 बल्ब्स जो हैं हर एक की रेजिस्टेंस R है, इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया तो इस फ्रिल की टोटल रेजिस्टेंस बन गई 20R। अब उसके बाद क्या कहा है, नाउ वन ऑफ द बल्ब ऑफ द फ्रिल गेट्स फ्यूज्ड सो दैट बल्ब इज रिमूव। अब 20 में से एक फ्यूज हो गया, उसको रिमूव कर दिया तो बाकी के कितने रह गए 19। तो अगेन ऑल यानी कि 19 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब सेकंड केस में जो फ्रिल बन गई उसमें कितने बल्ब्स हैं 19, तो रेजिस्टेंस विल बी 19R। अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों सिचुएशन में से एलिमिनेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी। एलिमिनेशन मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि पावर, जो पावर है किसी भी पॉइंट के ऊपर पहुंच रही, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड विल बी देयर। सो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो अब बेटा आप इस फ्रिल को कहाँ पर लगाओगे, नेचुरली यू विल कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। सो दैट मीन्स ये जो फ्रिल है डायरेक्टली इसे हम इस पोटेंशियल डिफरेंस V पे लगा रहे हैं, ठीक हो गया। और यहाँ भी जब ये 19 होंगे इसको भी तो उसी सप्लाई से आपने लगाना है ना, तो इसका मतलब इसमें कांस्टेंट क्या हुआ पोटेंशियल। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा V²/R। तो P1 विल बी V²/20R एंड P2 विल बी V²/19R। तो ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया कि इसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आया कि पावर इन द सेकेंड सिचुएशन विल बी मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन। दैट मीन्स कि जो फ्रिल आपके पास 19 बल्ब्स की बनी है इस सिचुएशन में उसकी इल्यूमिनेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा रोशनी दे रही है एज कंपेयर टू फ्रिल ऑफ 20 बल्ब्स। तो अदरवाइज नॉर्मली तो हम ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लगे होंगे उतनी ज़्यादा रोशनी होगी, लेकिन ये एक ऐसे फ्रिल लड़ी बनाई है, ठीक है ना, तो उस लड़ी के अंदर जो बल्ब्स लगे हुए हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पहली सिचुएशन में टोटल रेजिस्टेंस 20R बनी, दूसरी सिचुएशन में टोटल रेजिस्टेंस 19R बनी, तो इसलिए एलिमिनेशन सेकेंड केस में बेटर होगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आया। तो मतलब कई बार है कि अब इसमें मैंने जैसे कल कहा था, तो इन क्वेश्चंस में बेटे बात ही ये है कि जब कोई भी प्रॉब्लम आपने लेनी है तो आपने उसमें बेटा इसमें ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि कौन सा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाने से पहले इसमें मैं आपको ये बता दूं कि व्हेन number of appliances are connected in parallel, when number of appliances are connected in parallel, आपको पता ही है, मैंने आपको कल बताया भी था कि हमारे डोमेस्टिक सप्लाई में जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब मान लीजिए P1, P2, P3 and so on be the powers of individual appliances, कि जो इंडिविजुअल अप्लायंसेस आगे आपके पास उनकी पावर्स हैं P1, P2, P3, तो टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी, टोटल पावर of combination P will be P1 plus P2 plus P3 plus so on।
तो इसका मतलब इस पॉइंट, ये दिस पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जैसे मैंने कल कहा था हम भाई सप्लाई का बिल देख सकते हैं, कितनी यूनिट हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, हम ये स्टडी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस साइमल्टेनियसली किसी भी टाइम पर ऑन हैं, तो उन सब की पावर लेकर के हमने उसका सम करना है। दैट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड। क्लियर आपकी जब ये वाला पॉइंट है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट कि मान लीजिए आपके पास एक ये अप्लायंस है, दिस इज ऑफ पावर P1, और नेचुरली आपको पता है इंडिया में जितने भी बेटा अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऑल दोज आर ऑन 220 वोल्ट, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक सप्लाई आ रही है दैट इज़ 220 वोल्ट। और फॉरेन में जो है वहाँ पर 220 वोल्ट नहीं है, वहाँ 110 वोल्ट पे होता है। इसीलिए आप फॉरेन से कोई भी अपना अप्लायंस ला के उसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते, उसके साथ एडाप्टर मिलता है जो कि उसकी वोल्टेज को एडजस्ट करता है। तो दैट मीन्स कि अब हम अगर यहाँ की बात करते हैं तो ये अप्लायंस की पावर P1 है, तो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है V। ये दूसरा अप्लायंस है, इसकी पावर P2 है और वोल्टेज क्या है V। इसी तरीके से तीसरे की पावर P3 एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज इज V। सो यानी कि different appliances are with different powers but operating voltage is same for each case. अब मैं ये कह रही हूँ कि if these appliances are connected in series, suppose कर लो, तो total power कैसे calculate करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर R1 क्या आ जाएगा, आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा P इज इक्वल टू वी स्क्र बाय R, तो दैट मीन्स R1 विल बी वी स्क्र अपॉन P1। R2 क्या आ जाएगा V स्क्र अपॉन P2, और R3 होगा V स्क्र अपॉन P3। अब हमने इन तीनों अप्लायंसेस को इस तरीके से सीरीज में जोड़ दिया, तो वोल्टेज तो अब भी सेम रहनी है। तो दैट मीन्स कि अब अगर आप टोटल पावर कंजम्पशन P की बात कर रहे हो तो P क्या बनेगा बेटा V स्क्र बाय RS। ठीक है, अब ऐसे करो इन तीनों को आप, RS क्या बन गया यहाँ से V स्क्र अपॉन P। नाउ यू नो दैट हम इसमें जानते हैं कि अगर इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है, तो RS क्या बनेगा, RS will be R1 plus R2 plus R3। Now RS means V square upon P, R1 means V square upon P1, R2 is V square upon P2, R3 is V square upon P3। So V square cancel हो गया, तो 1 upon P is 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 1 upon P3। तो प्लीज ये रिजल्ट्स अब आप याद रखिए कि when you are taking number of appliances in parallel, then the total power of combination is sum of the power of the individual appliances. But when you are taking number of appliances in series, तो हमारे पास क्या आ रहा है, reciprocal of power combination is sum of the power of the individual appliances. So that is the thing जो कि हमने इसमें लेनी है। इस कॉन्सेप्ट को आप जो है याद करके रखिए। तो नेचुरली देखो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तो इसका मतलब कि इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आएगी आप कर सकते हो, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमें जो है इस रिजल्ट को लर्न भी कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम क्या है नेक्स्ट। Two bulbs A and B, two bulbs A and B with resistances 100 ohm and 200 ohm and 200 ohm respectively are
connected in series are connected in series to main supply, to main supply. For which bulb? For which bulb heat produced will be more. Heat produced will be more. क्या आंसर आएगा? क्या कहा जा रहा है इसमें कि भाई किस में जो हीट है वो ज़्यादा आएगी? अब इसमें ये एक बल्ब है, इसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम। ये दूसरा बल्ब है, इसकी रेजिस्टेंस है 200 ओम। सीरीज में जोड़ दिया है विद दिस मेन सप्लाई, सो दिस इज द सप्लाई वोल्टेज V। तो अब हमने ये बताना है कि भाई इन दोनों में से किस बल्ब में, क्या A में या B में, किस में हीट ज़्यादा होगी। अब हीट प्रोड्यूस्ड इज I स्क्वायर RT, टाइम तो सेम होना है। सो दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि वेदर वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला I स्क्वायर RT और वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R इंटू T। ये मेन पॉइंट है। तो इसमें आप ये देखिए कि जब आप इस वोल्टेज से चलोगे तो इस तरीके से सर्किट के अंदर फ्लो होगा। सो दैट मीन्स नाउ यू आर कंपेयरिंग दिस टू बल्ब्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ ऑफ देम। तो बेटा प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट जितना आसान है उतना ही टेढ़ा है। कहने का मतलब कि इसको इंटरेस्टिंग वे में विजुअलाइज करना है क्या हो रहा है। हमने क्या देखा कि भाई सप्लाई ये है, सप्लाई से करंट फ्लो करना शुरू किया। अब दोनों बल्ब्स में से करंट पास हो रहा है, तो ये करंट की अमाउंट जो है दोनों में से जितनी पास होगी, क्योंकि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, सो दैट मीन्स I करंट flowing through both bulbs will be same. Current flowing through both bulbs will be same. So heat produced now, it means H1 by H2 will be equal to R1 by R2. आपके पास फॉर्मूला है H is equal to I square R into T। तो H1 by H2 आपके पास क्या आएगा? R1 by R2। That means 100 upon 200। So अब जैसे पूछा गया किस में ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली किस में ज़्यादा आएगी? थ्रू दिस बल्ब B। और अगर रेशियो पूछो तो रेशियो विल बी 1:2। तो भी सेकेंड बल्ब में फर्स्ट के कंपैरिजन में हीट प्रोड्यूस जो है दैट इज डबल। अब इसी से मेरे दिमाग में एक और प्रॉब्लम आई कि जो हम इसमें देख सकते हैं। सो मेरा मतलब है कि ध्यान से इन चीज़ों को ऐसे अंडरस्टैंड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, ठीक हो गया। और ये इसके साथ रेजिस्टेंस है 10 ओम, इस तरीके से, ठीक हो गया। 3 रेजिस्टेंसेस इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। अब मैं कह रही हूँ हीट प्रोड्यूस्ड per second through resistance of 10 ohm, through resistance of 10 ohm is 5 joules per second। तो हमने क्या बताना है? कैलकुलेट amount of heat produced per second, calculate amount of heat produced per second through resistances of
2 ohm and 3 ohm. That is the question. कैसे करेंगे कि हमें ये पता है कि ये जो 10 ओम की रेजिस्टेंस है इसमें से 5 जूल पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस हो रही है. ऑब्वियसली दिस इज द मेन सप्लाई जिसके साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है. तो हमने ये बताना है 2 ओम और 3 ओम में से क्या होगी. अब इसमें बेटे दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएंगे. अब आपके पास देखो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज आएगी ना ए और बी एंड के अक्रॉस, वो आपके पास वी आ गई है ना सप्लाई वोल्टेज. सो दैट मीन्स कि जो टोटल ऊपर सप्लाई है और जो नीचे है इन दोनों के किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द सेम वोल्टेज. अब 2 और 3 का मतलब कि आपके पास ये हो गया ऊपर है 5 ओम और नीचे है 10 ओम और इन दोनों पे यहाँ पर जो हमने सप्लाई की बात की है दैट इज V. तो V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B है जो, तो वो आपके पास इस तरीके से बन गया. ठीक हो गया ना, बन गया. अब आप देखिए आगे कैसे लोगे. तो अब अगर आपने इसको H1 ले लिया तो ये क्या आ जाएगा H2. तो मैंने H2 कैसे कैलकुलेट करना है, तो अब इसमें पैरेलल में क्या लेना है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. तो इसका मतलब H2 निकालना है ना, तो H2 बाई H1 विल बी R1 बाई R2. समझे कि नहीं कि मैंने क्या कहा कि 2 ओम और 3 ओम टोटल ऊपर रेजिस्टेंस 5 ओम की है, नीचे 10 ओम की है एंड बोथ आर अगेंस्ट द सेम वोल्टेज सेम सप्लाई. तो दैट मीन्स यू विल यूज द फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R. तो H2 बाई H1 इज R1 बाई R2. अब R1 कितना है 10, R2 कितना है 5, तो H2 कितना बन जाएगा H1 दैट इज 5 इंटू 10 बाई 5 दैट इज 2. तो यानी कि आपके पास ये जो आ गई कि टोटल सप्लाई इसमें हीट जो प्रोड्यूस हो रही है दैट विल बी 10 जूल पर सेकेंड. अब हमने देखना है कि इनसे इंडिविजुअल कितनी होगी. अब ये चीज आ गई कि ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम. अब इसमें से बेटा सेम करंट पास हो रहा है. ठीक हो गया. मान लो कि इसमें सप्लाई जो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड है H3 है और इसमें हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड है H4. अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है आपके पास H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी. जब आई स्क्वेयर आर टी इसमें फॉर्मूला लग रहा है तो इसका मतलब कि आप इसमें क्या कहोगे कि H3 बाई H4 इज R3 बाई R4. यहाँ पर हीट प्रोड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अब R3 इज 2 एंड दिस इज 3. तो इसका मतलब अब H3 बाई H4 जो रेशियो आ गई आपके पास दैट इज 2 बाई 3 और दोनों का जो सम है H3 प्लस H4 ये कितना है दिस इज 10. तो अब आप इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लोगे तो आपके पास अब H3 क्या आएगा 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5, तो 2 बाई 5 इंटू 10 इट विल बी 4 जूल पर सेकेंड. H4 कितना आएगा 3 बाई 5 इंटू 10 तो इट विल बी 6 जूल पर सेकेंड. तो इस तरीके से आपके पास इसमें H3 और H4 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि ये मैंने इसलिए ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात भी कर रहे हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात भी कर रहे हैं. अब इसमें कोई लर्निंग वाली बात नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ सामने है हमने उसमें देखना है भाई क्या चीज़ कांस्टेंट है, क्या सेम करंट फ्लो कर रहा है, क्या सेम पोटेंशियल के अक्रॉस है और उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना रिजल्ट जो है बेटा इसमें वो लिख देना है. सो इस तरीके से हमारा जो पॉइंट है वो इसमें कवर होगा. अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हमारी प्रॉब्लम आ जाती है वो ये है अब 500 वॉट बल्ब 500 वॉट बल्ब और लैंप जो भी है लाइट फॉर
10 hours 10 hours per day an AC of 2 kilowatts runs for 5 hours. So what will be electricity bill for month of April for month of April at the rate of rupees 5 per यूनिट. तो इसमें हम सबसे पहले ऐसा देख लें पर डे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन क्या है. तो हम इसमें लिखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे. तो इसमें देखिए 500 वॉट आ गया, 10 आवर्स आ गए, डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट. तो ये किलोवाट आवर बन गया प्लस 2 किलोवाट इंटू 5. ठीक है ना. कि जब हमने बल्ब की बात की तो बल्ब की पावर 500 वॉट है, 10 आवर्स हैं. तो पहले तो हमने 500 के किलोवाट बना लिए, 1000 से डिवाइड करके 10 हमने आवर्स टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद ये है 2 किलोवाट, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसमें ये तीनों कट गए तो ये बन गया 5 किलोवाट आवर प्लस 10 किलोवाट आवर, दैट इज 15 किलोवाट आवर. सो इसका मतलब कि रोज की जो कंजम्पशन होगी वो कितनी होगी, 15 यूनिट्स होगी. तो टोटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, टोटल electric energy consumed for month of April, for month of April. तो ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी 450 यूनिट्स, और यू कैन से किलोवाट आवर. तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल तो 450 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, तो इट विल बी ₹2250. तो यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट अब आपको जो है ये बता दिया है. अब एक चीज़ और आपको याद होनी चाहिए, एक पॉइंट और मैं आपको इसमें बता दूं कि आप अपने घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की तो बात हमने कर ली कि इनको हम जितने भी पॉइंट्स हैं पैरेलल में लिखते हैं. अच्छा, तो जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ वायर होती है ना मेन सप्लाई के साथ, मेन सप्लाई के साथ जो फ्यूज़ वायर है वो कैसे जुड़ी होती है, मीन्स क्या वो सीरीज में होती है या पैरेलल में होती है. अब आपने नोटिस किया कि कई बार पीछे से फ्लक्चुएशंस हो रही हैं सप्लाई लाइन से, तो एकदम वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा आ जाती है. तो नेचुरली एकदम बहुत हाई वोल्टेज आ जाएगी बेटा, तो जब डिफरेंट अप्लायंसेस में से वो पास करेगी तो डैमेज होने का खतरा है. एक पर्टिकुलर वोल्टेज को आपका बल्ब जो है, आपकी ट्यूबलाइट जो है ले सकते हैं, उससे ज़्यादा होगी तो वो नेचुरली बर्न कर जाएगा. तो इसलिए जो फ्यूज वायर है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सप्लाई. तो फ्यूज वायर को हमेशा मेन सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ के रखते हैं. तो उससे क्या होगा कि नेचुरली अगर कुछ फ्लक्चुएशंस की वजह से वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो वो ज़्यादा करंट उस फ्यूज़ वायर में से पास होगा और वो फ्यूज़ वायर जो है मेल्ट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? मेल्ट. तो वहीं पर सर्किट ब्रेक हो गया, सप्लाई ब्रेक. देखते ना, फ्यूज़ उड़ गया
कि फ्यूज़ उड़ता नहीं है, उड़ के कहाँ जाना है, बोलने में यही आता है। तो यानी कि जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है सर्किट, और फर्दर जो सप्लाई है हमारी आगे जानी, वो सप्लाई बंद हो जाती है। ठीक है। अब एक इसी तरह से अब आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, सर्दियों में हैं, अंदर एंड रजाई के, तो एकदम अगर कोई गीज़र ऑन करता है तो आपने देखा है एकदम लाइट जो है थोड़ी सी डिम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक गीज़र को ऑन कर रहे हो तो वो एकदम ज़्यादा करंट जब लेगा, बेटा पैरेलल में है ना, तो उसने जब ज़्यादा करंट एकदम लिया स्टार्टिंग में, तो दूसरी तरफ करंट कम हो गया, तो एल्यूमिनेशन कम हो गई, तो वो लाइट डिम हो जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे से कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि आपने लेकर के चलना है। तो प्लीज़ इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ तक एक पार्ट जो है वो आपका कवर हो गया। अब इसमें हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट किरचॉफ्स लॉज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये जो डिवाइसेस हैं हम इन सबको यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ अच्छी तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, और जो फॉर्मूले हैं, मैं बार बार आपको एक ही बात कहती हूँ कि जब आप एक पूरी वीडियो देख लेते हो उसमें आपने क्या सीखा, तो वो आप अपने पास कॉपी पे लिखिए। अब मैं आपको आज के दिन में ये एक छोटा सा काम दे रही हूँ कि इस वीडियो से जो आपने एक बेसिक पॉइंट जो सीखे हैं, तो यू गिव देम इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ रियलिटी में आप इन वीडियोस को बड़े ध्यान से सुन नहीं रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्लियर? सो थैंक यू।